हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा लगाड़ रहा है, अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ टाइम में। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जो फेब्रुवरी 21 में लेवल्स बने थे वहाँ से लेकर अभी जो करंट प्राइस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.46% का उछाल आया है। जबकि अगर हम सेम पीरियड में बैंक निफ्टी की बात करने लगे, फेब्रुवरी 21 से ही अगर हम चेक करने लगे, तो अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज 18% अप। सो बैंक निफ्टी 18.28% अप गई है। और यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक उतना ऊपर नहीं गया। एच डी एफ सी बैंक सिर्फ 2.5% ऊपर गया है। तो ये एक मेजर मीन्स एक मेन पॉइंट है सोचने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि एच डी एफ सी बैंक इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रैली जो बैंक निफ्टी सेम इंडेक्स की रैली है। जबकि अगर हम बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स की बात करें कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, एक ही बात है कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो एच डी एफ सी बैंक का निफ्टी बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पर लेकिन उसके बावजूद भी वेटेज वाइज सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर हम बात करें, एच डी एफ सी बैंक का 27.41% की वेटेज है इस इंडेक्स में। और लेकिन फिर भी यहाँ पर लेगार्ड है। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे माइंड में आते हैं, विवेक भाई क्या एचडीएफसी बैंक में वो दम नहीं रहा अभी? क्या एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा? क्योंकि बार बार लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंचता है लेकिन रुक जाता है, फिर पहुंचता है, फिर रुक जाता है, फिर पहुंचता है, मीन्स इट इज रिपीटिंग। तो ऐसे में कुछ नंबर्स को यहाँ पर चेक कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में जब भी कभी अपनी राय बनाओ किसी भी पॉइंट को लेकर, तो पहले उसकी बैक टेस्टिंग करो, नंबर्स देखो, चेक करो, उस नंबर्स के बेस पर हमें डिसीजन लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सिर्फ मन किया ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कर रहा है कि इस स्टॉक को लेना है क्योंकि ये स्टॉक यार बड़ा अच्छा सा लगता है, जब भी मूव करता है अच्छा करता है, लेकिन क्या एक्चुअल में डेटा देखा उसका? एक्चुअल में हमें डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डेटा अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक का, तो यहां पर कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं, कुछ नंबर्स देखते हैं। वो नंबर्स क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की डेट में एचडीएफसी बैंक 19.8 के पीई रेशो पर है। जब ये 19.8 पीई रेशो पर है, तो इससे पहले 19.8 यानी कि 20 से कम का पीई रेशो इसका कब आया था? तो हम यहाँ पर पीई रेशो पर जाते हैं, यहाँ पर 10 ईयर्स पर जाते हैं, इवन यहाँ पर मैक्स में जाते हैं। मैक्सिमम जितना भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है डेटा, उसके ऊपर जाते हैं। तो ये डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, ये जून 2007 से अवेलेबल है। जून 2007 के बाद 20 का लेवल यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज द मार्क फॉर 20। सो 20 के पी के नीचे ये कब आया? ये 2008 में आया था। 2008 एंड 2009 वो एक ही पीरियड था, एक ही गिरावट थी। उसके बाद में 20 के आसपास आया था 20.4 अगस्त 13 में। उसके बाद में 20 से नीचे आया मार्च 20 में, मार्च और अप्रैल 20 में, मार्च अप्रैल में जो ये पेंडेमिक वाला टाइम था। और उसके बाद ये अभी आया है जून 2022 में, और अभी भी उसके नीचे ही है। तो जून 2022 के बाद ये ऊपर गया, 22 के आसपास गया, फिर वापस से आज की डेट में ये अभी नीचे आया हुआ है। सो बेसिकली देयर आर 4 इंस्टेंसेस जब 2007-8 वाली गिरावट थी, 8-9 वाली गिरावट थी, और 13 की गिरावट थी, उसके बाद में 20 की गिरावट थी, और उसके बाद में ये अभी की गिरावट है। तो इन चारों पीरियड को अगर हम देखने लगे कि उस टाइम पर एचडीएफसी बैंक ने कैसा परफॉर्म किया था इतनी बड़ी गिरावट के बाद में, तो एक बार इसका पूरा चार्ट पीछे तक चले जाते हैं और एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में जब स्टॉक प्राइस इतना नीचे आया तो उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला। तो जब यहां पर अक्टूबर 2008 एंड मार्च 2009 की जो बात है, इस पीरियड में जब ये स्टॉक प्राइस इतना नीचे आया, तो उसके बाद में इसने जब रैली दिखाई तो कितने परसेंट ऊपर गया? एक्चुअल में ये विद इन 2 इयर्स यहां पर 200% का गेन दिया, यानी कि स्टॉक प्राइस 3 गुना हो गया विद इन 2 इयर्स, 672 डेज, यानी कि 2 इयर्स भी पूरे नहीं हुए। 2 इयर्स पूरे होने में 730 डेज लगते हैं। तो जब भी 20 से नीचे आया सबसे पहली बार, तो उसके बाद का रिजल्ट ये है। और उससे पहले यहां पर हर किसी को लग रहा होगा दिस इज ए लैगार्ड। एनीवेज उसके बाद में 2013 में नीचे आया, 2013 अगस्त 2013 में यहां पर नीचे आया। उसके बाद में इसने विद इन 2 इयर्स हमें कितने परसेंट कमा कर दिया अगर हम यहां पर देखें? सो विद इन 2 इयर्स 100% ऊपर गया। 525 डेज यानी कि 1.5 ईयर में यहां पर ये 100% का इसने गेन दिया इस गिरावट के बाद। यानी कि सेकंड टाइम जब ये 20 के पी के पास पहुंचा था,
उसके बाद इसने 100% का गेन दिया विद इन 1.5 ईयर। फिर उसके बाद में 2020 में गिरावट आई। 2020 में गिरावट जब आई, फिर से ये 20 के पीई के नीचे गया। तो क्या इसने 100% का गेन दिया? यस, फिर इसने 100% का गेन दिया विद इन 1 ईयर। और अगेन यहां पर भी यही लगता था कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई, कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद में अभी भी ये 20 के मार्क के नीचे है, 20 के पीई के नीचे है। 2 इयर्स हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए, और इन 2 इयर्स में अभी भी अगर देखें तो ये 20 के पीई के नीचे है। अब जब ये हर बार 20 के पीई के नीचे जब पहुंचता है, उसके बाद में 100% गेन देता है विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 इयर्स में 3 टाइम्स का गेन आया था। सो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस स्टॉक से कि अभी भी ऐसा देगा? तो इसके लिए हम दूसरे पैरामीटर्स भी देखते हैं कि सेम परफॉर्मेंस जो ये स्टॉक प्राइस में टेक्निकल चार्ट में इसने पहले दी, क्या फाइनेंशियली, क्या प्रॉफिट के हिसाब से, क्या रेवेन्यू के हिसाब से, क्या सेम परफॉर्मेंस ये अभी भी डिलीवर कर रहा है? देखो, पास्ट में किसी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके पीछे उस कंपनी की ग्रोथ सपोर्ट करती हुई होती है। तो एचडीएफसी बैंक जब भी यहां पर 20 के पी के नीचे आया, उसके बाद 100%, 150%, 200% का गेन दिया, तो उसके पीछे उस टाइम की हाई ग्रोथ रही होगी। आज की डेट में जब वापस से 20 के पीई के नीचे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रोथ यहां पर मिसिंग है? अब यहां पर इस चीज को भी चेक कर लेते हैं कि वो ग्रोथ यहां पर मिसिंग है या नहीं है। हम यहां पर सीधे सीधे ग्रोथ वाले चार्ट पर ही जाते हैं कि लास्ट 10 इयर्स का डेटा कहता क्या है। लास्ट 10 इयर्स के डेटा के लिए हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है इनका सेक्शन, यहां पर आए और नीचे यहां पर रेशियोज दिए हुए हैं। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10 इयर्स का एवरेज 18 है, 5 इयर्स का 17 है, 3 इयर्स का 17 है, लास्ट 1 ईयर का इट इज 19। यानी कि जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है उससे बेटर है आज की डेट में, कम नहीं है। उसके बाद में हम यहां पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। 10 इयर्स का एवरेज 21 है, 5 इयर्स का 20 है, 3 इयर्स का 19 है, लेटेस्ट 12 मंथ्स का यहां पर 21% है। यानी कि पीक परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में। लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो पीक परफॉर्मेंस है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। लास्ट 10 इयर्स की हमारी 17% है, 5 इयर्स की 15 है, 3 इयर्स की 12 है, लास्ट 12 मंथ्स की पीक परफॉर्मेंस है 26%। तो जब यहां पर सारी ही परफॉर्मेंस पीक है लास्ट 10 इयर्स के कंपैरिजन में, यानी कि जिस हाई ग्रोथ से सपोर्ट लेकर यहां पर टेक्निकल स्टॉक प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी 20 के पीई के नीचे आने के बाद में, यहां पर अभी भी जो परफॉर्मेंस है कंपनी के बिजनेस की वो पीक पर है। लास्ट 10 इयर्स में सारे ही परफॉर्मेंस, चाहे वो सेल्स की ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट की ग्रोथ हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी की ग्रोथ हो। ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे इक्विटी मार्केट की नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स का जो फंड है बैंक में, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट कितना कमाया वो वाली रिटर्न है। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के फंड पर कितने परसेंट कमाना जानती है। शेयर होल्डर्स के फंड पर यानी कि यहाँ जो फेस वैल्यू के बेस पर, जो रिजर्व के बेस पर, बुक वैल्यू के बेस पर यहाँ पर बिजनेस में पैसा अवेलेबल है बुक वैल्यू के बेस पर। वो बुक वैल्यू के बेस पर कौन सा अवेलेबल है? यानी कि जो रिजर्व है, इस रिजर्व के ऊपर कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना जानती है, ये वो पॉइंट है। तो हमें इस तरीके से इन सब चीजों को समझना चाहिए। जैसे कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कितना है, 2,47,000 करोड़ है। 2,46,000 करोड़ प्लस 555 करोड़, 2,47,000 करोड़। उसके ऊपर कंपनी ने कितना कमाया, 46,000 करोड़ कमाया। तो 20% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, और वही रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर 19% लिखी हुई है। तो इस तरीके से चीजों को हमें चेक करना चाहिए कि पास्ट में अगर बार बार स्टॉक ने एक लेवल से नीचे आने के बाद अच्छा किया हो तो वो हमेशा एक अच्छी ग्रोथ से सपोर्टेड रहा होगा। तो आज की डेट में भी सेम ग्रोथ है क्या? और अगर सेम ग्रोथ है और टेक्निकली सेम पैटर्न है, यहां पर कुछ लोग ये मान सकते हैं कि विवेक भाई स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आया है, दिस इज एट लाइफ टाइम हाई। ऑफ कोर्स आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस इज लाइफ टाइम हाई, लेकिन जो यहां पर सपोर्टिंग है वो सपोर्टिंग किस चीज की है? आप एक चीज समझना, यहां पर सपोर्टिंग नेट प्रॉफिटेबिलिटी की है। जब 2 इयर्स पहले का हम डेटा देखते हैं तो उस टाइम पर नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ था, अभी 46,000 करोड़ रुपीस है। ये सपोर्ट है। बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो नीचे बहुत ज्यादा कभी नहीं आएंगी, वो एक रेंज में रहेंगी, एक ही रेंज में रहकर कंसोलिडेट होती रहेंगी, और उसके बाद में अचानक से चलना शुरू कर देंगी, लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगी और 100% गेन भी देगी। तो यहां पर ये सारे पैरामीटर्स जब हम चेक करते हैं तो हमें एक अलग लेवल की कन्विक्शन आती है। अभी बात आती है कि अभी तक क्यों नहीं चला।
एचडीएफसी बैंक की हमेशा से एक नेचर रही है। आप कभी चार्ट उठाकर देखना, बाकी और थोड़ी सी और अपने एंड पर होमवर्क करना कि ये हमेशा मेन इंडेक्स से और बाकी सारी कंपनीज के बाद चलता है। ये अक्सर देखा गया है, और जब ये चलना शुरू होता है, जब ये नया लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू करता है, उस रैली की तरफ निकलता है, तो जल्दी से नहीं रुकता। आप इस बात को खुद से आप चेक करके देखना, यहां पर सारी चीजें आप लेकर देखना कि जब कभी भी इस स्टॉक ने 2 इयर्स लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स यहां पर रहे हैं। अगर हम यहां देखें 2 इयर्स लॉन्ग कंसोलिडेशन, जैसे अभी ये सेम लेवल पर है, 2 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। इससे पहले स्टॉक प्राइस आप यहां पर मानकर चलो कि ये सेम लेवल पर अवेलेबल हो गया था। आप यहां पर देखो, यहां 2.5 इयर्स हो गए थे, तो उसके बाद क्या रैली आई। और इससे पहले हम यहां पर देख सकते हैं दैट दिस वाज ए पीरियड जब ये सेम लेवल पर था 1.5 इयर्स, तो उसके बाद अच्छी रैली आई। यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अच्छी रैली आई। इससे पहले हम यहां पर देख सकते हैं 2 इयर्स, उसके बाद में अच्छी रैली आई। तो जब कभी भी 2 इयर्स तक का लॉन्ग पीरियड रहा है ना, उसके बाद में अच्छी रैली इस स्टॉक प्राइस ने दिखाई है। ये हमेशा से है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। आप यहां पर देखो, एक रेंज में रहा, उसके बाद चला, रेंज में रहा, रेंज में रहा। बड़ी गिरावट इस स्टॉक में कभी आती ही नहीं है। पैंडेमिक वाली सिचुएशन अलग है, अभी वापस से सेम लोएस्ट लेवल पर है जो लास्ट 14 इयर्स में अभी ये लोएस्ट लेवल पर था बेस्ड ऑन द पी रेशो 20 से कम। ये सिर्फ इससे पहले 2 बार आया है, 2008 में एंड 2020 में। उससे पहले 20 के पास आया था 2013 में, अभी वापस से 20 के नीचे है। परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर है। आपका डिसीजन आपने लेना है, मेरे हिसाब से सिर्फ सीखना है। पैसे आपके हैं, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। प्रॉफिट होने के बाद में ना तो चीयर्स करने की जरूरत है, मींस मुझे यहां पर तारीफ करने की जरूरत है, ना ही नुकसान होने पर मुझे ब्लेम करने की जरूरत है। यहां पर मेरे हिसाब से सिर्फ सीखते रहना है, अच्छे इंसान बने रहना है, क्योंकि अपना प्रॉफिट एंड लॉस हमारी किस्मत, हमारी मेहनत, हमारे पेशेंस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा काम है आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज एक्यूमुलेट किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको आपके साथ शेयर करना। और आपका यहाँ पर फर्ज है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर दोस्त रिच साथ में नहीं बने तो दोस्ती ज्यादा लंबे टाइम तक चलती नहीं है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इसीलिए अभी जितने भी दोस्त हैं, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश होती है। यहाँ पर आप शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।